माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। आज की वीडियो आपके लिए बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से शेयर की जा रही है। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के हवाले से मौजूद फार्मूलाज पर। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है। आमतौर पर इसमें फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज भी हम इंशाल्लाह ताला इम्पॉर्टेंट बताएंगे जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस टॉपिक में जो सर फहरिस्त फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के हवाले से अगर उसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह है कि टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज़। आमतौर पर स्टूडेंट्स को टोटल करंट एसेट की लिस्ट से नावाकफियत का सामना करना पड़ता है, जिसके सबब स्टूडेंट टोटल करंट एसेट की सही तरह से तश्कील देने में कामयाब नज़र नहीं आते। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि टोटल करंट एसेट की लिस्ट को यकीनी बनाया जाए, और ताकि टोटल करंट एसेट की अगर फुलफ़िलमेंट दुरुस्त होगी तो इस लिहाज से फार्मूला भी स्ट्रॉन्ग होगा। टोटल करंट एसेट के साथ साथ टोटल करंट लायबिलिटी की लिस्ट को भी अहमियत दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं टोटल करंट एसेट लिस्ट की, जिसमें सूरत हाल कुछ ये है कि नाम समात कीजिए: कैश, अकाउंट रिसीवेबल एटेंट, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ऑफिस सप्लाइज विदाउट एक्सपेंस, ऑल प्रीपेड्स, अनएक्सपायर्ड मर्चेंडाइज एंडिंग, accrued commission, accrued interest on receivable, all receivables such as note receivable, promissory note receivable। लेकिन में एक बात याद रखें कि दो नाम ऐसे हैं कि जिनके हवाले से ओपनिंग और एंडिंग का भी ज़िक्र होता है, जिनमें एक अकाउंट सेल है और एक मर्चेंडाइज है। लेकिन हमें जो है करंट एसेट की लिस्ट बनाते वक्त अकाउंट सेल एटेंड को प्रीफर करना है, जबकि मर्चेंडाइज एंडिंग को भी प्रीफर करना है। इन दोनों की ओपनिंग को ड्रॉप करना है। इस तरह हमारी टोटल करंट एसेट लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ऑन द अदर हैंड टोटल करंट लायबिलिटीज़ की लिस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। आइए समाप्त कीजिए। सबसे पहले अकाउंट पेबल, जिसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, अनपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट की शॉर्ट, ओडी, अनअर्न्ड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, बिल पेबल, नोट्स पेबल। ये तमाम पेबल्स लेंगे, लेकिन याद रहे कि 3 पेबल इग्नोर करने हैं, जो कि ये हैं: डिबेंचर पेबल, मॉर्टगेज पेबल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इन तीन पेबल्स को हमें ड्रॉप करना है, क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, जिनको हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। और इन 3 को ड्रॉप करने के अलावा जो मैंने नाम बताए वो आपको प्रीफर करने हैं। इस तरह हमारी टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी की लिस्ट जो है मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम इसको आंसर वे में जो है तश्कील देंगे तो वो कुछ इस तरह है कि हेडिंग देनी पड़ेगी सबसे पहले आपको। तब आई थिंक सो कंप्यूटेशन फॉर वर्किंग कैपिटल, ये हेडिंग देने के बाद अंडरलाइन करेंगे। फार्मूले की पुटिंग होगी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब सच है, सपोज करते हैं एक फ़िगर कि करंट एसेट हमारे पास 5000 है और जबकि करंट लायबिलिटी हमारे पास 3500 है। तो 5000 में से 3500 लेस कर देंगे और 1500 जो जवाब होगा वो वर्किंग कैपिटल शो किया जाएगा। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट को माइनस किया जाता है करंट लायबिलिटीज़ से। तो करंट एसेट माइनस होगा जब करंट लायबिलिटीज़ में, तो जो अमाउंट आएगा वो वर्किंग कैपिटल होगा, जो डिफरेंस होगा। इस लिहाज से ये वर्किंग कैपिटल सॉल्व हो गया। आपको ज़रूरी होगा कि आप ये वर्किंग कैपिटल के तमाम फार्मूलाज 10 ईयर, 23 ईयर्स या अकाउंटेंसी की बुक के हवाले से इसको सॉल्व कर लें। फार्मूला नंबर 2 की अगर बात करें तो उसका नाम है करंट रेशो। करंट रेशो में भी हस्ब रिवायत यही दोनों फैक्टर हैं, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सिर्फ सूरत हाल ये है कि इन दोनों के सम को
रेशो वाइज सॉल्व करना है। जैसे टोटल करंट एसेट मैंने अभी बताया कि 5000 है, तो करंट एसेट 5000 को करंट लायबिलिटी 3500 से डिवाइड कर देंगे। जो जवाब आएगा करंट रेशो में आप शो कर देंगे। जबकि करंट लायबिलिटी का जो 3500 है उसको 3500 से अगेन डिवाइड कर देंगे तो जवाब 1 आएगा। इस तरह ये जो है फार्मूला नंबर 2 भी परफॉर्म हो जाएगा। याद रहे कि जब आप वर्किंग कैपिटल का कोई भी सवाल करें उसके बाद अगर रिक्वायर्ड में क्वेश्चन में करंट रेशो का फार्मूला भी मौजूद हो तो ऐसी सूरत में आप असर नो दोबारा लिस्ट ना बनाइएगा, क्योंकि आप बना चुके होंगे, आपने वर्किंग कैपिटल के हवाले से उसको अहमियत दी होगी। तो आप उसी सम को यूटिलाइज़ कीजिएगा और सिर्फ उसको बजाय सब्ट्रैक्शन के उसको रेशो में सॉल्व कर लीजिएगा। फार्मूला नंबर 3 की बात करते हैं, जिसका नाम है एसिड टेस्ट रेशो, जिसको हम क्विक रेशो भी कहते हैं। इसकी लिस्ट में ये है कि टोटल क्विक करंट एसिड इज़ टू टोटल करंट लायबिलिटी। अब चूँकि टोटल क्विक करंट एसिड तो फर्स्ट टाइम आया है, इसकी लिस्ट बनानी होगी। इसकी लिस्ट बनाने के लिए हमें जो नाम दरकार हैं वो ये हैं: कैश, अकाउंट रिसीवेबल एटेंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अच्छा, ज़रूरी है ये भी है कि अकाउंट रिसीवेबल क्या हो, कोई भी रिसीवेबल हो और वो एटेंड हो तो आप उसे एक्सेप्ट करें। इस तरह क्विक करंट एसिड की लिस्ट कंप्लीट हो गई। इन 3 के अलावा यानी तमाम रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल एटेंड और कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई और नाम आप क्विक में शुमार नहीं करेंगे, जैसे कि हमने वर्किंग कैपिटल में किए थे। प्रीपेड भी था, मर्चेंडाइज भी थी, ऑफिस सप्लाइज भी था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 3 किस्म के नाम होंगे क्विक में: कैश, अकाउंट रिसीवेबल एटेंड और तमाम रिसीवेबल एटेंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। जबकि करंट लायबिलिटी जो है वही रहेगा पहले वाला। हस्बे रिवायत इसको रेशो में सॉल्व कर लेंगे। क्विक करंट एसेट की जो फिगर होगी, फॉर एग्जांपल 1000 है, उसको टोटल करंट लायबिलिटी 3500 जो कि पुराना फिगर है उससे डिवाइड करेंगे। जो जवाब आएगा क्विक करंट एसेट में शो कर देंगे। जबकि क्विक करंट एसेट 3500 अगेन 3500 डिवाइड हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये 3 हवाले से यानी 3 किस्म के हवाले से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। चौथे फार्मूले पे बात करते हैं, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला सुन लीजिए। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आई रिपीट, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इसमें आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में आप काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। जबकि एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका ये है कि सवाल में मौजूद इन्वेंट्री ओपनिंग और एंडिंग गिवन होगी, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। जो जवाब होगा उसको एवरेज इन्वेंट्री सपोज करेंगे और इसके बाद उस जवाब को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करते हैं एग्ज़ाम में एवरेज इन्वेंट्री के हवाले से 2 यानी ओपनिंग और एंडिंग ना हो, एक ही इन्वेंट्री हो, तो वो समझ जाइएगा कि वो डिवाइड बाय 2 करके दी हुई होगी। आपको डायरेक्ट उसको लेके डिवाइड करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। इसी तरीके से अगर इंडेज की बात करें, इन्वेंट्री टर्म इंडेज की, तो इसमें 365 होल ईयर डेज़ को डिवाइड करेंगे इन टाइम के आंसर से। इस तरह इंडेज भी सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर पे बात करेंगे, उसमें भी इन टाइम है और उसमें इन डेज भी हैं। सबसे पहले इन टाइम के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल निकालने का तरीका ये होगा कि सेल में से हम सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो इस तरह नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। और जबकि एवरेज रिसीवेबल हस्बे रिवायत अकाउंट सेल ओपनिंग और एंडिंग को डिवाइड बाय 2 करने के बाद, यानी पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। जो जवाब होगा उसको रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल सपोज करते हुए उसको डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट सेल से। और वो सेम सूरत हाल यहाँ भी होगी कि अगर एक अकाउंट सेल होगा तो आप समझ जाइएगा वो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके दिया होगा, तो उसे ही लेके डायरेक्ट उसके बाद उसको नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारा इन टाइम का आंसर आ जाएगा। फिर इंडेस में भी सूरत हाल यही है कि
365 होल ईयर डे डिवाइड बाय इन टाइम आंसर ऑफ रिसीवेबल करेंगे तो जो आंसर होगा वो इन डेज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ये 5 फार्मूलास हो जाएंगे मुकम्मल। 6 फार्मूलास में एक सूरत हाल ये जिसका नाम है ऑपरेटिंग डेज साइकिल्स है। इसमें सूरत हाल बहुत आसान होगी कि इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ यानी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ और रिसीव्ड टर्नओवर डेज़ दोनों के जो आंसर होंगे उन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये ऑपरेटिंग साइकिल डेज़ का आंसर सॉल्व हो जाएगा। सूरत हाल सिर्फ ये है कि दोनों यानी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ का जो डेज़ में आंसर होगा और रिसीव्ड टर्नओवर का जो डेज़ में जो आंसर होगा उन दोनों के डेज़ के आंसर को आपस में ऐड करने के बाद ऑपरेटिंग डेज साइकिल या डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये बात जहन में रहे कि अगर डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो और जबकि इन्वेंट्री टर्नओवर ना दिया हो ना रिसीव्ड टर्नओवर दिया हो तो आप इसको हल करने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर और रिसीव्ड टर्नओवर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो करने से ही ये सॉल्व होगा। और यही सूरत हाल इन्वेंट्री टर्नओवर और रिसीव्ड टर्नओवर में भी है कि अगर इन्वेंट्री और रिसीव्ड टर्नओवर के हवाले से इन टाइम पूछा तो ये दोनों इन टाइम ही होंगे, इन डेज नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों के इन डेज पूछ लिए तो दोनों के इन डेज को करने के लिए इन टाइम को करना पड़ेगा, क्योंकि इन टाइम के आंसर में डेज की ज़रूरत पूरी होगी और उसको करने से इन डेज भी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो कमोबेश 4 से 5 ये फार्मूलाज जो हैं 6 फार्मूलाज जो हैं आपने समझे होंगे और इसको प्रैक्टिस करें। देखें कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा और कम पढ़ें अच्छा पढ़ें, ज़्यादा अच्छा पढ़ना समझ में आता है। ज़्यादा पढ़ने से थकावट होती है और याद नहीं रहती बातें, और वो कुछ टाइम के लिए याद रहती हैं फिर बाद में भुला दी जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़िंदगी भर याद रहता है। तो ये 6 फार्मूला से इनको ऐसे बयान करें जैसे कि हम आम रोज़मर्रा में अपनी गुफ्तगू करते हैं विदाउट टेंशन। तो पढ़ाई भी विदाउट टेंशन ही होनी चाहिए, वही अच्छी पढ़ाई होती है और समझ के होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली होनी चाहिए, लॉजिकली होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें स्टैंडर्ड हो, आपकी पर्सनालिटी हो, तो वही चीज़ आप में आपके अंदर तब्दीली का सबब बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इस हवाले से समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फार्मूलाज के हवाले से हम अपनी अगली क्लास को आपके लिए शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।